Namaskar. On behalf of the National Center for the Performing Arts, very warm welcome to all of you and happy Gudi Padwa to all of you. Thank you very much for joining us this evening for an encounter with the legendary Sarangi maestro Pandit Ramnarayan ji in conversation with another maestro Pandit Arvind Parikh ji. Friends, as lovers of music, students of music, practitioners of music, and or members of audiences, we have all been mesmerized by great music delivered by great masters, master musicians. And like me, I'm sure some of you have also wondered as to what makes the maestro, what sets them apart from ordinary musicians, what is the thought process that has gone into what has been the journey, ideas, ideology, etc. And with that, to understand, to enlighten ourselves about some of these issues, this series has been organized. We had the privilege of hosting two masters. First was Ustad Zakir Hussain, second was Pandit Shiv Kumar Sharma ji. Both were engaged in conversation by Pandit Arvind Parikh ji. And today, yet again, we have the privilege of hosting conversation with another maestro, Pandit Ramnarayan ji. Friends, I'd like to invite all the musicians, including the two masters and Panditji's grandson Harsh Narayan, Anutosh Degharia, everybody onto the stage. So please let us give them a big hand. Well, to start with, our friends, I must thank NCPA for inviting me to have a dialogue with him, some discussions with great Sarangi Ratna, great icon of Sarangi, and I'm really feeling very privileged. Because we are of the same age, we have a little impudence to exchange, and he has said that he has given me full permission. Well, We all know that Sarangi is a fantastic instrument, but instead of my saying anything about Sarangi, I would request Ramnarayan ji to speak a few words and then we start the actual question. अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये सारंगी हमारे देश का सबसे पुराना वाद्य है और हमारे यहाँ हर एक प्रांत में एक किस्म की सारंगी होती। कुल मिला के 50-60 वेरिएशन है सारंगी की, अलग अलग नाम से है। हर एक प्रांत की एक सारंगी, उसमें उसकी बनावट, किसी में तार ज़्यादा, किसी में कम, और काफ़ी इसकी वेरिएशन है जो कुछ तो पब्लिश हो चुकी है। यहाँ के यूप बोर्ड ने जी आपके रसाले में वो तस्वीरें छापी, इंक्लूडिंग एक 6th सेंचुरी टेम्पल में सारंगी का है पाषाण, जी वो भी छपी है। तो मैं सारंगी के साथ शुरू से रहा हूँ। मैंने सारंगी के सब रंग देखे। क्या बात है। शुरुआत में रामनारायण जी, इट मे बी यूजफुल फॉर द ऑडियंस टू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सारंगी। हर्ष, जरा आप बताएंगे सारंगी में कितने तार है, किस तरीके से सब, इट विल बी गुड आइडिया। ये सारंगी जो है आप देख रहे हैं, इसमें 3 तार है मेन प्लेइंग स्ट्रिंग, सा, पा और सा में मिलाई जाती है, और कोई 35 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, वो मिलाई जाती है सब सुर में। 12 ही सुर उसमें होते हैं और ये गज से बजता है। मैं कह चुका हूँ कि बहुत वेरिएशन सारंगी की अलग अलग, जिसके गज, तार, बनावट, सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। एक सारंगी जिस पे मैंने शुरू किया उसका नाम था जोगिया सारंगी। अच्छा, उसमें खाली 2 तार होते थे प्लेइंग स्ट्रिंग, जो सा और पा में मिलाई जाते थे। तो कुल मिला के 1.5 ऑक्टेव, अच्छा, 1.5 सप्तक मिलती थी उसमें, पा से लेके ऊपर के सा तक। वहाँ से मैंने शुरू किया, उसका नाम था जोगिया सारंगी। अच्छा, एनी रीजन जोगिया क्यों कहते हैं? जोगिया उसका नाम था, जोगी लोग बजाते थे।
और इसके कई एक नाम हैं, जैसे कश्मीर की सारंगी का नाम है चिकारा। अच्छा। तो बहुत पुराना वाद्य, इसमें कबीर और मीरा ने भी दो दो लाइनें कही है। उस टाइम इसका नाम था कुकरी। अच्छा। मीरा ने लिखी दो लाइनें, मन की कुकरी बजाऊंगी, कुकरी मतलब सारंगी। और कबीर ने भी कहा, हाड़ भय सब कुकरी, मतलब हड्डियों का जो ढांचा है जी। उसकी तो बनी सारंगी। तांत भय सब आंत, जो पेट की इंतड़ी होती है जानवर की, उससे उसका तार बनते हैं, जिसको तांत कहते हैं। तात्या। हाड़ भय सब कुकरी, तांत भय सब आंत, तार तार से ध्वनि उठे, प्रथा कहे कही बात। ये कबीर है। वाह वाह। तो आजकल की जो सारंगी है उसमें ये 35 स्ट्रिंग है, सिंपैथेटिक 3 बजाने की है, और उसमें 4 ऑक्टिव मतलब 4 सप्तक बज सकते हैं, वाह। जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग बजाते हैं। अभी 1994 में हमने एक सेमिनार किया था जिसमें सब डिस्कशन वाज देयर कि सारंगी को बनाने वाले आजकल बहुत कम है। ऐसी सही बात है क्या? सारंगी बनाने वाले भी कम, बजाने वाले भी कम। ये अच्छे बजाने वाले कम, ये कहिए आप। नहीं, अच्छी तरह से सुना भी नहीं गया और बजाने वालों ने भी कम बजाया। जी। तो हमारे यहाँ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा सिस्टम रहा कि इसको महत्व नहीं दिया गया। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ पर 10-12 सारंगी प्लेयर थे, और हर स्टेट में 5, 6, 8, 10 बाईजी लोग होती थी जो गाना गाती थी, और हर एक बाईजी के साथ 2 सारंगी प्लेयर, एकम्पनिस्ट, अच्छा। और 1 तबला प्लेयर। उनको कहा जाता था उस्ताद जी। अच्छा। तो वो कुछ गाना भी सिखा देते थे और बजा भी थे साथ में। तो ये सब जगह का यही सिस्टम रहा। फिर भी मैं सीखता रहा। मेरी फैमिली में से तो किसी ने सारंगी बजाई नहीं, और मेरा शौक था। मेरे पिताजी संत महात्मा टाइप के थे, उन्होंने मुझे बताया भी और इनकरेज भी किया। जैसे कि बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। और पिताजी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो सारंगी भी उन्होंने बताई। अच्छा। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा बाद में। जी। तो खुद तो सारंगी प्लेयर नहीं थे, और ना बड़े म्यूजिशियन थे। वो दिलरुबा थोड़ा सा बजाते थे, इसराज, और नरसिंह मेहता के भजन गाते थे। वाह। आप तो जानते हैं गुजरात राजस्थान से लगा हुआ, वहाँ पर इसराज और वायलिन, ये दोनों चीज़ें बड़ी फेमस रहती थी। जी। और नरसिंह मेहता के भजन वो गाते थे और दिलरुबा बजाते थे। सारंगी की शिक्षा उनसे मिली जो नहीं बजाते थे। यही वजह है कि मेरे बजाने में हैंडलिंग, म्यूज़िक, सारे अप्रोच जो है वो अलग है। हालांकि मैंने ये लोगों को देखा वहाँ पर, अल्टीमेटली मेरा ये प्रोग्राम था ही नहीं कि मैं सारंगी बजा के इस प्रोफेशन में आऊँगा और मैं इनकम का भी सिलसिला बनेगा। मेरे पिताजी ने को भी किसी ने पूछा था कि प्रोग्रेस तो हो रहा है इसका, लेकिन कहाँ बजाएगा ये? तो मेरे पिताजी ने कहा कि रेडियो से बजाएगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा रामनारायण जी, ये कितने तार टोटल होते हैं सारंगी में? 35। तारक वगैरह? ये कुछ जरूरी नहीं कि 35 ही हो। जी। किसी किसी सारंगी में 7 भी होते थे, 10 भी होते थे। अच्छा। ये ज़्यादा तार बाद में ऐड हुए जब एकम्पनीमेंट के लिए कोई दूसरा साज था नहीं, हारमोनियम की बात नहीं थी, तो सारंगी से ही एकम्पनीमेंट होता था। 33 स्ट्रिंग्स को ट्यून करना ये बहुत अच्छी बात है, अगर ट्यून करना आ जाए। वो ज़्यादा सुर में होते हैं वो लोग। नहीं, दूसरी बात मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी 12 सुर
मिला लेते हैं। जी। तो अभी जैसे कि ऋषभ से को शुद्ध गंधार पे गए तो कोमल गंधार की जो तरफ है वो बोलती नहीं है क्या वो? नहीं, ये डिपेंड करता है कौन बजा रहा है और किसके साथ बजा रहा है। ये कंप्लीमेंट तो होता था, लेकिन मैंने बजाया ना वो भाई जी लोग, जिनका गाना बहुत कम होता था, और ये 1.5 ऑक्टेव से ज़्यादा गाना होता ही नहीं था, अच्छा। और उसमें शास्त्रीय संगीत की कोई बात नहीं होती थी। वो कुछ शब्द होते थे इंटरटेन करने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब अल्टीमेटली जब मैं लाहौर गया 1943 में, वहाँ जाके मैंने कहा मैं तो गाता हूँ। किसी सज्जन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि पंचोली आर्ट स्टूडियो में मैं आपको नौकरी दिला दूंगा एज ए सारंगी प्लेयर। तो वो हुआ नहीं वो काम। तो मैंने सोचा कि रेडियो स्टेशन पे जाके कहता हूँ कि मैं गाना गाता हूँ, एक आध प्रोग्राम मिल जाएगा तो मैं वापस घर फर्स्ट क्लास में आऊँगा ट्रेन में। तो पहुँचे रेडियो पे, जीवनलाल भट्टू वहाँ के म्यूज़िक इंचार्ज थे। उन्होंने कहा चलिए आप स्टूडियो में गाना गाइए। गाना शुरू किया। वैसे गाने की तकलीफ हर सारंगी प्लेयर को होती है। अच्छा। ये क्यों? लेकिन वो रियाज व्याज तो उस पर था नहीं। अच्छा। तो 10 मिनट में गाना बंद करवा दिया उन्होंने। फिर कहने लगे, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे जीवनलाल भट्टू, और वहीद खान साहब के शिष्य थे वो। मुझे कहने और क्या करते हो? मैंने कहा थोड़ी सी सारंगी बजा लेता हूँ। तो कहने लगे हाँ सारंगी पड़ी, इसमें से कोई बजा सकते हो? मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर फैसला ये हो गया कि गाना तो रिजेक्ट हो चुका है। लेट्स हैव लिटिल म्यूजिक। उसमें मुझे लोग वो तृष्णा वगैरह सब अलग हो गए, मैंने बजाना शुरू किया, और फॉर्चुनेटली वो सारंगी भी मेरे हाथ में आ गई वाह। जैसे आनी चाहिए थी। जी जी। और पौने घंटे तक बजाता रहा और खूब दाद मिली। वहाँ के स्टाफ आर्टिस्ट कुछ लोग आके बैठ गए। ये काम होता रहा। फिर मुझे अंदर से लग रहा कि सारंगी से कुछ मिलता तो है नहीं, क्योंकि इसके तो वहाँ ही मिलते हैं पैसे जो मैंने देखे। जी। तो मैंने सारंगी रखी। मैंने कहा साहब जाता हूँ। नहीं नहीं थोड़ा और बजाइए। और तो हाँ, मैंने फिर एक पिल्लू थोड़ी सी बजाई। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो जीवनलाल जी ने कहा मेरे कमरे में आओ। वहाँ आके उन्होंने मुझे कहा कि अगर हमें यहाँ पर नौकरी दे दे सारंगी प्लेयर की। तो मैंने समझा मजाक कर रहे हैं, पता नहीं सारंगी का यहाँ क्या काम। जो भी है सही बात है, बिल्कुल। तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी होगी अगर ऐसा हो जाए। एक्चुअली मैं गया था वहीद खान साहब से सीखने के लिए। वो लाहौर में रहते थे। ये जॉब मिल गई तो हर किस्म का गाना होता था, गज़ल, भजन, गीत, सब तरह। तो वो बजाता रहा मैं। 5-6 दिन के बाद बड़े गुलाम अली खान साहब का प्रोग्राम, और मुझे कहा कि इनके साथ बजाओ संगत। वहाँ मुझे पता लगा कि गवियों के साथ भी बजाई जाता है इंस्ट्रूमेंट। उसके पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उदयपुर में हालांकि अला बंदा ज़ाकुरुद्दीन और उनके लड़के सब बहुत बड़े कलाकार थे गाने वाले, लेकिन उनका गाना ना कभी सुना और ना कभी सारंगी देखी उनके साथ। वो तो एक ही जगह नजर जी आते थे। जी। तो बहुत डरते डरते मैंने उनके साथ बजाया। उसके बाद आदत पड़ गई, और वहाँ के जितने वोकलिस्ट थे सबके साथ बजाया, और सब ने मुझे प्यार किया। वाह। अच्छा रंधान जी, उस जमाने से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े सारंगी प्लेयर्स हुए होंगे, उसके बारे में और ख़ास करके ये पूछना था कि जैसे सितार में, सरोद में, गाने में घराने हैं, ऐसे सारंगी के भी कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड है क्या? अरविंद भाई, अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा सारंगी प्लेयर नहीं था। अच्छा। वो जो सारंगी प्लेयर जिसे मैंने कहा वहीं थे। जी। और मैंने कहा कि मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि ये गवियों के साथ भी बजती है। मुझे नौकरी इसलिए मिली कि मेरे हाथ अच्छे चल रहे थे सारंगी में। वहाँ स्टाफ आर्टिस्ट पे भी कुछ सारंगी प्लेयर थे, लेकिन वो
सबसे ज़्यादा प्रेफर मुझे करते थे गाने वाले का आप बजाइए। और तो ये वहाँ जाके पता लगा अनफॉर्चुनेटली ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन बनी रही शुरू से। जी एक ही आदमी हैं जिन्होंने वो रिवाज तोड़ के सारे की बजाय बुंदू खां साहब, छोटी था। उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया, बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छे साधना की और महागुणी, बहुत देवता किस्म के लोग थे वो। क्या बात। मैं सबसे ज़्यादा बुंदू खां साहब को मैं जानता हूँ। वैसे लोग बाग सब नाम तो लेते हैं, लेकिन जितना मैं वाकिफ़ हूँ उनसे, कभी डिमॉन्स्ट्रेशन दे के बताऊँगा डिटेल वर्क बुंदू खां साहब का क्या था। तो उन्होंने एक सारंगी को एक जगह दी। जी अनफॉर्चुनेटली किसी ने फॉलो नहीं की वो सारंगी। अच्छा। उनका खुद का लड़का सारंगी सीखा, लेकिन बाद में गाना पड़ा उसको। I had the good fortune of listening to बुंदू खान साहब on the radio. सामने से तो नहीं सुना। और एक दिन हमने सुना था 4 किस्म की भैरवी। और जिस तरीके से उन्होंने समझाया किया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। फिर जरा तलाश किया तो बोले कि वो नींद में भी रियाज करते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देवता लोग किस्म के थे। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने 2 साल तक दिल्ली रेडियो पे मैंने नौकरी की आफ्टर पार्टीशन। जी उस वक्त बुंदू खान साहब को सुना और उनके साथ में रहता था, आदर करता था। महात्मा गांधी के लिए वो बजाते थे। कभी कभी महात्मा गांधी सोमवार के रोज जब व्रत रखते थे तो हम लोगों को रेडियो स्टेशन पे भेजते थे कि आप वाद्य संगीत सुनाइए। तो बुंदू खान साहब भी जाते थे, मैं उनके साथ चला जाता था। अच्छा। अब वहाँ आनंद की बातें ये होती थी कि बुंदू खान साहब महात्मा गांधी को समझते थे कि बहुत विद्वान पंडित है। तो उर्दू में उनसे बात कर रहे। देखिए पंडित जी, ऐसा है कि मैंने बसंत बाहर लोग बजाते हैं, लेकिन मैं बाहर बसंत बजाता हूँ। जी महात्मा गांधी को भी संगीत का ज़्यादा तो वो नहीं था। हाँ काश आप बहुत आज गुड़ी हैं वो भाषा। तो ये भी कहते आज बहुत सुनाने आया हूँ मैं आपको। ये सब कुछ हुआ, मैंने देखा रेडियो में बजाते थे। उनकी गुण की एक खास बात आपको बताऊं। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब चतुरलाल जी बहुत बड़े तबला वादक थे। वो उनके साथ बजा रहे हैं, 3 ताल का ठेका मध्य ले, और मेरे भाई साहब बहुत कॉन्शियस होके ना दिन दिन ना ये बजा, और 15 मिनट का आइटम। मैंने देखा भाई साहब को कि उतने वो मतलब बिजी हैं और ध्यान से बजा रहे हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा आप इतने कॉन्शियस कैसे हो गए? तो कहने लगे ये बुंदू खान साहब आंखें खोल देते हैं कि थोड़ी सी भी लय में गड़बड़ हो तो। अच्छा अच्छा। ये साधु वृत्ति है। और बुंदू खान साहब ने मुझे बताया गया कि 6th वॉल्यूम भातखंडे की किताब में एक लेटर लिखा। मैंने सैकड़ों ही राग भातखंडे की किताबों से सीखे हैं। जी तो इस तरह का उनका नेचर था। रामनारायण जी, सारंगी के बनावट के लिए, उसके मिलावट के लिए और आपने संगत कैसे किया, आपका ग्रैंडसन को कुछ बोलिए ना, कि कुछ सुनाए। हाँ, ये मेरा ग्रैंडसन और मेरी लड़की, ये लोग मेरे कहने में रहे शुरू से। नहीं, अरुणा जी भी आई है फ्रॉम कनाडा। शी इज ऑल्सो वेरी ग्रेट सारंगी प्लेयर। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर। आई एम रियली प्राउड बिकॉज इन लोगों ने मेरा कहना मान के सारंगी वैसे हैंडल की जैसे करनी चाहिए। हर्ष थोड़ा सा कुछ बजाओ 5-7 मिनट।
साथ में बता रहा हूँ। क्या बात है। अभी रामनारायण जी, आपने बुंदू खान साहब के लिए काफ़ी बातें कही, और अपने बड़े गुलाम साबिर खां थे, शकूर खान साहब, ये सब उसी टाइम के सब। अनफॉर्चुनेटली वर्मन भाई, इन लोगों ने बजाया ही नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिला। एक दूसरी बात, हैंडलिंग की जो बात है वो बहुत लोगों के समझ में नहीं आई। सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक ही वाद्य है जो यहाँ नाखून